ओके, स्क्रीन शेयर हुई? यस सर। अच्छा, आवाज़ आ रही है प्रॉपर ना? Yes, sir. Okay, so let's discuss the numerical problem. Okay, the first problem is, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक फिलामेंट्री करंट है, ठीक है। फिलामेंट्री करंट मतलब मतलब एक वायर है जिसकी थिकनेस इनफाइनाइटली स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस की एक वायर है जिससे करंट फ्लो कर रही है। तो ऐसे वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं। हमने देखा था ना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर डिस्कस किया था ना। Yes, sir. फिर उसके बाद हमने फाइनाइट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। उसके बाद उसके दो केसेस देखे थे, एक जब सेमी इनफाइनाइट वायर हो और एक जब इनफाइनाइट वायर हो। तो इनफाइनाइट वायर के केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई थी I/2 पाई रो, यूनिट वेक्टर A5। और रिकॉल करिए जब सेमी इनफाइनाइट के केस में बताया था तो दैट इज I/4 पाई रो। तो यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, क्वेश्चन जो आपको बोला गया है उसमें ऐसा है कि आपके पास एक फिलामेंट्री करंट है जिससे 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब कैसे फ्लो कर रही है? इज डायरेक्टेड इन फ्रॉम इंफिनिटी टू द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इंफिनिटी से ओरिजिन की तरफ फ्लो कर रही है, तो करंट का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस होगा। Yes, sir. यस सर। ओके, क्या दे रखा है? इन फ्रॉम इंफिनिटी टू द ओरिजिन, इनफाइनाइट से ओरिजिन की तरफ जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो एक बात बताओ, ओके फाइन, एंड देन बैक आउट अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब कैसे फ्लो कर रही है? पहले माइनस इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ जा रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, ओरिजिन पहुंचने के बाद वो ओरिजिन से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है अलोंग द वाई एक्सिस, एक एल शेप में है। तो कैन आई से दिस इज द केस ऑफ टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स? Yes, sir. यस सर। एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में फ्लो कर रही है, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट वाई एक्सिस की तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर हम इससे डायग्राम वाइज देखें, सो व्हाट वी कैन से दैट, लेट्स सपोज, लेट मी जस्ट ड्रॉ द एक्सिस। This is unit vector Ax, this is unit vector Ay and that is unit vector Az। तो प्रॉब्लम में ऐसा बोल रहा है कि पहले एक सेमी इनफाइनाइट करंट है इस तरह से, उसके बाद जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन करंट फ्लो कर रही है 10 एम्पियर की। उसके बाद जैसे ही वो ओरिजिन पे पहुंचती है देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस लाइक दिस। what we can say, from origin to infinity along the y-axis. So we can say that we have two semi-infinite wire. One semi-infinite wire is from along the x-axis, another is along the y-axis. हमसे पूछा जा रहा है find the magnetic field at point 0, 0, 1। मतलब z एक्सिस के along z इज इक्वल टू 1 लोकेशन है, यहाँ पर पॉइंट P पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इंडिविजुअली दोनों वायर्स को कैलकुलेट करूंगा, तो दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पी पे कितनी आ रही है, और बाद में दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा। दैट इज द सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ओके, उसकी वजह से कितना फील्ड आती है। ओके, तो नाउ टेल मी, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी पॉइंट पी से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस? 1. वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से कितनी है? 1। यस सर। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर्मूला यू नो, बट लेट अस ट्राई टू यूज द फॉर्मूला। शेयरिंग तो ऑफ नहीं हुई है ना? No, sir. ओके, सो लेट्स ट्राई टू, पहले मैं आप लोग के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ।
field due to semi-infinite current filament. H is equal to I upon 4 pi rho unit वेक्टर A phi. ये फॉर्मूला है. रो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. A phi मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट A phi. आपको अगर ध्यान हो तो A phi यू कैन कैलकुलेट एज unit vector along the current direction cross multiplied with the unit vector along the perpendicular direction. कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये चीज बताया था मैंने. यस सर. ठीक है, तो हम इसी चीज को यूज करके दोनों वायर्स को इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू वायर along x axis. Let us try to calculate it. इस फिगर को देख के ये बताओ कि करंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा. अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो फिलामेंट है उसको कंसीडर करें तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर ए आई. -ax कैप. -ax करेक्ट. Yes, sir. एंड व्हाट शुड बी द यूनिट वेक्टर एरो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा पॉइंट की तरफ. AZ. az. तो आप लोग एग्री करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स and the perpendicular direction unit vector a rho is nothing but unit vector az. So what is a phi? Can I say that a phi is nothing but current की direction है minus unit vector ax cross product with perpendicular direction is unit vector az. Is it? यस सर. Okay. What should be the result? ay कैप. ay. सभी को क्लियर है y क्यों होगा. Yes, sir. ओके. एक्स Sir. वाई जेड. एक्स से वाई क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जेड मिलेगा. वाई का जेड के साथ करोगे तो एक्स और जेड का एक्स के साथ करोगे तो वाई. लेकिन हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन भी है इसलिए इट्स यूनिट वेक्टर ए वाई. क्लियर. सर इसका एक और इजी मेथड भी हो सकता है. बेसिकली सर नॉर्मल लॉजिकली हम राइट हैंड पाम रूल से हम डायरेक्शन डिसाइड कर हाँ. लें कि उससे वैसे भी y आप कर एक्सिस पे सकते ये हो. डॉट ये तो वेक्टर एनीवे का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा. हाँ, आप कैसे भी कर सकते हो. ठीक है. फाइन. यस सर. Okay, now, so what should be the field, magnetic field strength? H1 is nothing but I. What is the current I? 10 upon 4 pi. Rho is your perpendicular distance of observation point. Observation point की वायर से perpendicular distance. तो रो की वैल्यू क्या होगी. Perpendicular distance. 1. Can I say this is the perpendicular distance from both the wires? Yes, sir. And that is 1. Okay. Yes, sir. So it is 4 pi into rho. Rho is 1. So here what I can write, rho is 1. And unit vector a phi is nothing but unit vector ay. So it means vector h1 is nothing but 10 upon 4 pi unit vector ay. That is the field due to filament along the x-axis. Now, next we need to calculate field due to wire along y-axis. अब इस केस में व्हाट इज ए फाई. इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है. ए वाई की तरफ है. ए आई ए वाई होगा. ओके. यस सर. Yes, sir. और व्हाट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ए रो क्या होगा. ए रो तो अभी भी यूनिट वेक्टर ए जेड है. क्लियर. ए रो अभी भी यूनिट वेक्टर ए जेड है लेकिन ए आई क्या होगा. ए वाई होगा. तो इट मीन्स ए फाई यूनिट वेक्टर ए फाई इज नथिंग बट ए वाई क्रॉस प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर ए जेड. वाई का जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा. यूनिट वेक्टर ए एक्स. AX. ओके. ओके. So that it will become unit vector ax.
तो it will become unit vector ax. So can I write h2 is nothing but perpendicular distance अभी भी आपकी 1 ही है, so it is nothing but 10/4 pi unit vector ax. लिख सकते हैं हम इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे, यस सर। क्योंकि रो अभी भी आपका 1 है। पॉइंट पी की वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वायर है उससे परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस देखोगे तो अभी भी आपको कितना मिलेगा, 1। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, व्हाट आई कैन राइट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी वेक्टर एच इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ h1 प्लस h2, so it is nothing but 10/4 pi. If you will take it common, it will become unit vector ax plus unit vector a1. Can I say यस ax और a by sum? किसी को कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में? No, sir. Okay. So this is the first problem which is based on semi infinite wire. ये आपका एक प्रॉब्लम था जो सेमी इनफाइनाइट वायर पे बेस्ड था। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम द हेट एंड बक की एक बुक आती है ना, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो वहाँ का अनसॉल्व प्रॉब्लम मैंने लिया है। एक्चुअली ऑल दिस the 3 problems which I am going to discuss is taken from the Haight and Buck unsolved problem. Now the second problem that is actually given as a diagram, लेकिन मैंने उसको स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन था वो आपका डायग्राम के बेसिस पे है, तो मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको एक बार में क्लियर कर देता हूँ। स्टेटमेंट मैंने लिखने की जस्ट कोशिश की है। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इज, लेट मी टेक द डायग्राम। एक ऐसा प्रॉब्लम आपको दिया गया है। ओके, this is x axis, this is y axis, this is z axis. ओके, दो आपकी पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट फिलामेंट है। एक फिलामेंट आपकी लोकेटेड है, यहाँ से पास हो रही है, ये पॉइंट आपका है 0, -1, 0, और दूसरी सिमेट्रिकली यहाँ पर लोकेटेड है 0, 1, 0। मतलब y एक्सिस को +-1 पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इसमें करंट की डायरेक्शन है ना, लेफ्ट साइड वाले में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट इज 1 एम्पियर, और राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 एम्पियर है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, किसी पॉइंट पे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब, कैन आई से द लाइन इज इन yz प्लेन? Yes, sir. लाइन yz प्लेन में होगी। क्लियर? यस सर। और z इज इक्वल टू 1 फिक्स है, कहने का मतलब अगर z इज इक्वल टू 1 फिक्स है तो कहीं ना कहीं मुझे इस लाइन के अलोंग कैलकुलेट करना है, जहां पर दिस इज गिवन z इज इक्वल टू 1, yz प्लेन में है, x की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर आप इस लाइन के अलोंग मूव करोगे तो आप देखोगे कि आपका y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, ये जो दोनों करंट फिलामेंट है ना, ये वैसे मैं बहुत सही बना नहीं पाया, वो ड्रॉ नहीं कर पाया। एक्चुअली ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल है। सर वो XY प्लेन पे है बेसिकली। या XY प्लेन में है, तो आप समझ रहे हो कि ये जो आप जिस लाइन के अलॉन्ग आपको फील्ड पूछा गया उस लाइन को कभी मीट नहीं करेंगी। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये लाइन आपकी इस तरह से है, कभी मीट नहीं करेंगी। तो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू 0। ये जो है आपकी
this is line x is equal to 0 and z is equal to 1। मतलब अगर इस लाइन पे मैं कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लूं तो P का एक जनरल कोऑर्डिनेट होगा 0, y, 1। एंड आई से एक जनरल पॉइंट अगर इस लाइन पे दिखाएं तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, 1। क्लियर? यस सर। तो अभी तक आप लोगों ने जो केस देखा वो केस क्या देखा कि एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट पे नहीं बताना है, हमें बताना है कि उस लाइन के लॉन्ग फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम स्पेसिफिक पॉइंट पे कैलकुलेट करते थे, अब हम स्पेसिफिक पॉइंट ना लेके एक जनरल पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर हम आपसे पूछें करंट का डायरेक्शन, तो आई थिंक इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह थी 1 एम्पियर और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे थी 1 एम्पियर। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर हम 2 डायमेंशनल मतलब YZ प्लेन में बात करें, YZ प्लेन में अगर हम इस पूरे डायग्राम को फिर से रिट्रेस करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से है, दैट इज AZ, दैट इज AY, और 2 करंट एलिमेंट हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग यहाँ पर, दैट इज x एक्सिस। मैं डॉट बना के यूनिट वेक्टर AX लिखता हूँ। डॉट बनाने का मतलब क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है कि अंदर की तरफ जा रही है? बाहर की तरफ। बाहर। अच्छा, इसमें करंट अगर मैं देखूं, अगर मैं x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस से YZ प्लेन को देखूं तो यहाँ पर करंट मुझे अंदर जाती हुई दिखेगी या बाहर आती हुई? ये वाली अंदर। 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 तो वहां पर मुझे डॉट बनाना चाहिए या क्रॉस बनाना चाहिए? यहाँ पर क्रॉस। क्रॉस, गुड, क्योंकि मुझे उसका बैक साइड दिखेगा एरो का। और यहाँ पर मुझे डॉट रखना चाहिए, यस सर। यस ओके, सर। क्योंकि बाहर आ रही है। फाइन। अब मैं एक जनरल पॉइंट यहाँ पर P ले रहा हूँ, P 0, y, 1। आई थिंक यही कोऑर्डिनेट था क्वेश्चन में, या 0, y, 1 एक जनरल पॉइंट मैंने लिया है। ठीक है, आई नीड टू कैलकुलेट द what I can say, I need to calculate the magnetic field strength at point P because of these two. Okay, so let us try to find out. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। Now let us try to find P यहाँ पे। Okay, let us try to designate some point A, B, C and that is origin O। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं वायर ए की पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैन आई से इट शुड बी AP? यस सर। 3D में किसी पॉइंट का एक मिनट, ओके, मान लो जैसे ये आपका एक वायर है, आप चाहे किसी भी पॉइंट से उस पर चाहो परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो देयर इज इनफाइनाइट, मतलब ऐसा नहीं है। अगर ये वायर है आपका और पॉइंट यहाँ है, तो अगर आप इसको मैच कराओगे, जस्ट प्रोजेक्शन पॉइंट का जस्ट इस वायर पे प्रोजेक्शन लोगे, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। ओके, तो कैन आई से फॉर वायर ए के लिए अगर मैं पूछूं तो AP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। आपको भी क्लियर है बेटा? यस सर। इसी तरह से अगर मैं वायर B के लिए पूछूं तो BP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। ओके, सो ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहले केस में हम देखेंगे वायर ए। ओके, सो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? कैन आई से H इज इक्वल टू I अपॉन 2 पाई रो यूनिट वेक्टर Fi। यही होगा फॉर्मूला। यस सर। ओके फाइन। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे
वन बाय वन चीजों को देखेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ए आई? करंट की डायरेक्शन क्या है? माइनस ए एक्स कैप। माइनस यूनिट वेक्टर AX. ax. ए एक्स। Okay, so this is ai is nothing but minus unit vector ax. अब मैं आपसे पूछूं, what is the perpendicular distance, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मैं पूछूं, सो ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर एपी को लिखूं, वेक्टर एपी, इस वेक्टर एपी के मैं दो कंपोनेंट लिख सकता हूं, एक अलोंग द जेड एक्सिस जाएगा, एक अलोंग द वाई एक्सिस जाएगा। तो वाई एक्सिस तक इसके टोटल लेंथ एसी होगी, वाई कंपोनेंट की टोटल लेंथ एसी होगी। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? अगर मैं इस वेक्टर एपी के दो कंपोनेंट लूं, तो एक कंपोनेंट की हाइट अलोंग द जेड एक्सिस कितनी होगी, सीपी के बराबर, ट्रायंगल रूल लगाओ, और दूसरे की होगी अलोंग द एसी, एसी के बराबर। अगर आप ये ये ट्रायंगल कंसीडर करो, दिस हाँ वेक्टर सर, प्लस दिस कंपोनेंट। वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर है दोनों जन को? Yes, sir. तो वेक्टर एपी को क्या मैं लिख, अच्छा एक चीज और मैं पूछता हूं आपसे, कैन आई से ओरिजिन से जो सी की डिस्टेंस है दैट इज वाई? Yes, sir. ये डिस्टेंस 1 यूनिट है एज पर द क्वेश्चन, ओ बी और ओ ए। Yes, sir. हाँ सर। तो कैन आई से ए सी इज नथिंग बट वाई प्लस वन? Yes, sir. This total length, this is 1 and this is y. So AC is nothing but y plus 1. So y plus 1 along the unit vector AY ए वाई कैप। plus CP लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट along the z axis। CP कितनी है, ध्यान से देखो, z कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस यूनिट वेक्टर AZ। कैन आई राइट? यस सर। तो एक बात बताओ, मुझे ये बताइए आप कि आप व्हाट इज यूनिट वेक्टर एरो, परपेंडिकुलर वेक्टर कितना होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर एपी है, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। Yes, sir. एपी इज द परपेंडिकुलर वेक्टर, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, वेक्टर एरो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, और मैंने वेक्टर एपी जो कैलकुलेट किया वो तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के लिए मैं इसे डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से, तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई अंडर रूट y plus 1 whole square plus 1। कैन आई से? यस सर। एक चीज और मुझे बताओ, वायर ए की पॉइंट पी से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट एपी, यस सर। Yes, sir. एंड दैट इज आई थिंक व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, मैग्नीट्यूड y plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1, या आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही देख लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, AP स्क्वायर इज नथिंग बट AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। Yes, sir. Okay, so now what should be the direction of field A phi? A phi is AI direction cross multiplied with the perpendicular direction. Let us see what is AI. AI आपका माइनस AX था, यही था, Yes, यही था sir. ना? यस और सर। यस। एरो कितना होगा आपका, एरो है y plus 1 unit vector ay plus unit vector az divided by under root y plus 1 whole square plus 1, यही होगा। यस सर। तो व्हाट इज ए फाई, आप ले जाओ, x का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे क्या मिलेगा, z, माइनस ए जेड। और नेगेटिव साइन पहले है तो माइनस एज होगा, तो दैट इज y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 यूनिट वेक्टर एज, एक्स का जेड के, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स का जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस माइनस वाई, तो माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट आई कैन राइट, द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आई
h1 is equal to I is what 1 upon 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है हमारी रो अंडर रूट दिस वन, तो दिस विल बिकम I अपॉन 4 पाई, रो की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 यूनिट वेक्टर a5 माइनस y प्लस 1 यूनिट वेक्टर az माइनस यूनिट वेक्टर ay डिवाइडेड बाई अंडर रूट y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर। No, sir. तो व्हाट आई कैन राइट h1 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर ay माइनस y प्लस 1 यूनिट वेक्टर az अपॉन 4 पाई विद इन द ब्रैकेट y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। यही होगा हमारा h1। यस सर। ओके, नाउ h2 वी नीड टू कैलकुलेट h2, वायर बी देखना है। एक बात बताओ, अगर आप क्लोजली देखो वायर बी, तो अब वायर बी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी क्या होगी? बीपी होगी। Yes, sir. sir. और अगर मैं उस डायरेक्शन में आपसे परपेंडिकुलर वेक्टर पूछूं तो दैट इज वेक्टर बीपी, और वेक्टर बीपी क्या होगा? वेक्टर बीपी अगर मैं BP. आपसे पूछूं दिस वेक्टर, this is nothing but vector BP is nothing but vector BC plus vector CP, ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो वायर बी देखते हैं, वायर बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर वेक्टर आपका वेक्टर बीपी है, वेक्टर बीपी इज नथिंग बट वेक्टर बीसी, और वेक्टर बीसी क्या होगा? y, टोटल लेंथ y है, उसमें से अगर मैं ओबी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो टोटल ओसी में से अगर मैं ओबी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे बीसी मिलेगा। Yes, Yes sir. sir. ओसी कितना है? y, ओबी कितना है? 1, तो मतलब बीसी कितना होगा? बी टू सी डिस्टेंस बीसी y माइनस 1 Y होगा। minus 1. तो कैन आई से वेक्टर बीपी इज नथिंग बट y माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। Yes sir. Okay, so vector BP is nothing but y minus 1 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर ए रो इज नथिंग बट y माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड अपॉन अंडर रूट y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। और अगर मैं आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो दैट इज आपको अब क्लियर है, y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बीपी। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। सो नाउ, और करंट की डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर ए आई क्या है? ए एक्स है। AX. ओके, सो व्हाट इज ए फाई इन दिस केस? वायर टू के लिए ए फाई की वैल्यू क्या होगी? ए आई क्रॉस यूनिट वेक्टर ए रो। ए फाई इज नथिंग बट ए आई की वैल्यू ए एक्स है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ वाई माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड अपॉन अंडर रूट y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। No, sir. क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? x का y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? z होगा। यस सर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट शुड बी द a phi y माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? सेकंड का रिजल्ट क्या होगा इसका? x का z के साथ माइनस ए वाई होगा। Yes, sir. यस सर। ओके, सो इट इज माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट इज h2? i अपॉन 2 पाई रो, i की वैल्यू 1 है अपॉन 2 पाई रो की वैल्यू ये है अंडर रूट
y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है ना? रो की वैल्यू ये क्या होगी? यस सर। Yes, sir. y माइनस वन यूनिट वेक्टर ए जेड माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन। Okay, so just look at this one. So it will become h2 just wait, Microsoft रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसमें सकते हैं। ओके, विजिबल हो गई स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. Okay, so here y minus 1 whole vector minus ay divided by under root y minus 1 whole square plus 1. So what I can write, h2 is equal to minus unit vector ay plus y minus 1 unit vector az divided by 2 pi y minus 1 whole square plus 1. तो टोटल फील्ड कितनी होगी दोनों का वेक्टर सम? तो टोटल Yes, फील्ड वेक्टर h इज इक्वल टू वेक्टर h1 प्लस वेक्टर h2। तो वेक्टर h इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो दोनों में कॉमन आएगा। पहला टर्म क्या है? माइनस ए वाई यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इट्स 2 पाई नॉट 4 पाई। ओके, here it's 2 pi because it's an infinitely long wire. Okay, so minus ay minus y plus 1 az, it's minus ay minus y plus 1 unit vector az divided by y plus 1 whole square plus 1 plus h2 is minus ay, it's minus ay plus y minus 1 az divided by y minus 1 whole square plus 1. आई थिंक आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे टर्म्स एक साथ लेकर। यूनिट वेक्टर ए वाई के टर्म्स एक साथ ले लीजिए और ए जेड के एक साथ ले लीजिए। दैट्स इट। तो बीच में प्लस होगा ना? या दैट इज प्लस साइन। थैंक यू, दिस इज प्लस साइन। ओके, क्लियर? Yes, sir. सर मतलब ये पूरे लाइन में जो हमारी वाई एक्सिस हाँ। पे है वो अब वहाँ पे आप- वेरिएशन हो रहा है। हाँ, ये जो फील्ड आई है ना, दैट विल गिव यू द, अगर इस फील्ड को ध्यान से देखो तो ये फील्ड वाई का फंक्शन है, ठीक है? यस सर। और ये बताएगी आपका वेरिएशन अलोंग द लाइन 0, y, 1। मतलब ऐसी लाइन जो yz प्लेन में है और z इज इक्वल टू 1 से पास हो रही है। एक लाइन जो yz प्लेन में है मतलब x क्वाड्रेट 0, z इज इक्वल टू 1 से पास हो रही है मतलब z इज इक्वल टू 1। तो आउट ऑफ 3 दो कोऑर्डिनेट तो आपके फिक्स हो गए, x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। द ओनली वेरिएबल विच इज लेफ्ट ओवर इज y। तो इसका मतलब आपका जो h आएगा वो फंक्शन ऑफ y होगा। क्लियर?
क्लियर सर। Yes, sir. आप जैसे जैसे y वैरी करते जाओगे h की वैल्यू वैरी होती जाएगी। अगर आप एक्चुअली जो हेट एंड बक में जो प्रॉब्लम है उसमें ये था कि आपको h को प्लॉट करना है। तो जब आप इस फंक्शन को, मैंने अभी ऐसा किया नहीं है, अगर आप मैटलैब में इसको चेक करोगे, जब मैटलैब से इसको आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, नॉट एग्जैक्टली द गॉसियन, एग्जैक्टली गॉसियन एक नैरोड गॉसियन टाइप का मिलेगा। ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली गॉसियन। मैंने इसको मैटलैब में प्लॉट करके जस्ट ऑब्जर्व किया था, सो द कर्व इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ आएगा। हाँ सर, Exactly. बेसिकली वो वाई एक्सिस के बीचों बीच सबसे ज़्यादा हाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो आपको इस तरह से प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट। ओके, यस सर। राइट, तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड प्लॉट एक्चुअली आपको करना है, दिस मॉड एच प्लॉट करना है। तो ऐसे तो ये कॉम्प्लेक्स है, आप बेटर है मैटलैब का यूज़ करेंगे, प्लॉट करके देखेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एज यू कैन जस्ट पुट द वेरियस वैल्यूज, आप वाई की डिफरेंट वैल्यूज रखिए और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते जाइए, एंड अदर वे इज दिस वन। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। No, sir. Okay, so the last problem which I am going to discuss is also taken from the hit and buck problem question, and that question is सर हेट की बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल मिल जाएगी? मिल जाएगी, आप चाहो सैडिको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा वेरिएशन, मैंने कुछ चीज़ें आपको सैडिको से बताई थी, तो मैं चेंजेस लाने के लिए हेट एंड बक से आपको कराना चाहता था प्रॉब्लम, दैट्स इट। ओके, हिट एंड बक में एक प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, 40 है ना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 3, अ सरफेस करंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सरफेस करंट A इज इक्वल टू 10 यूनिट वेक्टर AZ एम्पियर पर मीटर flows on that portion of the plane y is equal to 4 in free space bounded by minus k is less than z is less than k, minus infinity is less than x is less than plus infinity, find h at origin. That is the question. You need to calculate at different values of k. Option A for k is equal to 3, question B है for k is equal to 30, and question C है for k is equal to infinity. Okay, so मैं एक जनरलाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं बाद में लेटर ऑन। क्या ये प्रॉब्लम जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उससे सॉल्व हो सकता है? क्या ये एक इनफाइनाइट शीट बोली जाएगी? नो सर। नहीं। क्यों नहीं बोली जाएगी? क्योंकि देखो शीट है तो या तो 2 डायमेंशन में वो शीट होगी या 3 डायमेंशन में शीट होगी, दैट इज द सेपरेट थिंग। तो यहाँ पर जो शीट की बात की जा रही है वो 2 डायमेंशनल शीट है, दैट ओके। वैसे एक नॉर्मल अगर हम एक शीट की बात करें तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इस शीट की बात करें तो जो 2 डायमेंशन है उसमें से एक डायमेंशन इनफाइनाइट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। कौन सा डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड है? जेड। जेड, K. या दैट इज माइनस के टू के। तो अगर मैं आप बुक में पढ़ा होगा या जब मैं बता रहा था, जो इनफाइनाइट शीट है इसका मतलब क्या, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों इनफाइनाइट हो। यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ मानूं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं बोलता हूँ कि लेंथ है शीट की, तो उसकी लेंथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, दैट इज ओके। लेकिन जब मैं उसकी विड्थ की बात करता हूँ तो विड्थ तो भाई माइनस के से के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं उसे इनफाइनाइट शीट तो नहीं बोल सकता। क्लियर? यस सर। अगर मैं उसे इनफाइनाइट शीट नहीं बोल सकता तो कैन आई यूज द फॉर्मूला विच आई हैव डेराइव्ड k अपॉन 2 नॉर्मल वेक्टर? नो सर। नहीं ना।
So how to solve this problem? That is why I have picked this problem specifically. Okay, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम टफ हो जाएगा या इट्स नॉट सॉल्वेबल, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसे. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. That is unit vector ax, that is unit vector ay, that is unit vector az. अब हम शीट की बात करते हैं, तो मैं शीट को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं. डायग्राम ओके, चलो कुछ इस तक कर दिया. इसके मैं नोटेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं. अब इस शीट का देखो, ये जो मैंने शीट बनाई है ना, जो मैंने ABCDEF करके लिखा है, ये एक शीट है. अगर इस शीट को ध्यान से देखो तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंडेड है. क्लियर? क्लियर सर. मतलब ABC पॉइंट है वो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे है, DEF x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे है. मतलब ये शीट मेरी x एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर. अगर मैं इस शीट का ये वाला सेक्शन देखूं, वैसे ना अगर मैं शीट इस तरह से है, x एक्सिस के पैरेलल है शीट का, अगर मैं ये सेक्शन देखूं, दिस सेक्शन, तो ये मेरा पॉजिटिव z एक्सिस, मतलब ये अगर मैं एक्स वाई प्लेन में देखूं, एक्स वाई प्लेन में, तो शीट का जो येलो सेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है और शीट का जो ग्रीन सेक्शन होगा, दिस वन, वो एक्स वाई प्लेन के नीचे होगा. इमेजिन हो पा रहा है आप लोगों को? हाँ सर. यस मतलब सर. एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे रखा है कि उसका आधा सेक्शन जो येलो कलर से है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है और बाकी ग्रीन सेक्शन, आधा ग्रीन सेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे है. मतलब एक z इज इक्वल टू पॉजिटिव एक तरफ जा रहा है और ग्रीन सेक्शन के लिए z इज इक्वल टू नेगेटिव होगा. क्लियर सभी को? यस सर. अच्छा, एक बात बता दो बेटा, जो करंट का डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है. हाँ सर. तो कैन आई से द करंट विल फ्लो समथिंग लाइक दिस? कुछ ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी. यस सर. ओके, नाउ अगर मैं पॉइंट F पूछूं, पॉइंट F को मैं लोकेट करने की कोशिश करूं, तो क्या पॉइंट F के लिए z इज इक्वल टू माइनस के होगा या पॉइंट C के लिए z इज इक्वल टू माइनस के होगा? यस सर. पॉइंट A और D के लिए कैन आई से z इज इक्वल टू k? हाँ सर. क्या मैं पॉइंट B और पॉइंट F के लिए बोल सकता हूं z इज इक्वल टू 0? यस सर. बिल्कुल. Okay, that is clear to all of you. Now, the logic over here is, let us try to take a small differential element. Okay, small differential element लेने की कोशिश करते हैं. किस तरह से? देखो, अब ये जो मैं डिफरेंशियल एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो इस शीट में कहीं पर रैंडमली है, इस शीट में कहीं रैंडम है. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द, अच्छा इस शीट पे अगर मैं बात करूं तो क्या चीज मेरी वेरी कर रही है? अगर मैं इस शीट में कहीं पर भी जाऊं तो कौन सा कोऑर्डिनेट मेरा फिक्स रहेगा? तो y एक्सिस. y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस शीट को परपेंडिकुलर ऐसे कट करके निकल रही है. कैन यू इमेजिन? मेरा जो ये पाम है ये शीट है और ये जो पेन है दैट इज y एक्सिस. तो मैं इस शीट में, मतलब मैं अपने पाम पे कहीं पर भी मूव कर जाऊं, हर जगह मुझे y इज इक्वल टू 4 मिलेगा. y इज इक्वल टू 4. क्लियर है सभी को? यस सर. तो क्या चीज वेरी करेगी? कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी करेगा? x और z ही वेरी कर सकते हैं. यस सर. तो अगर मैं
एक डिफरेंशियल एरिया लूं तो कैन आई से दैट डिफरेंशियल एरिया ds इज नथिंग बट dx dz. dz. Yes, ओके, sir. तो एक बात बताओ, जो मेरा डिफरेंशियल करंट एलिमेंट होगा JDS, वेक्टर JDS, याद है मैंने आपको बताया था आइडियल एरिया के केस में वेक्टर JDS और वॉल्यूम के केस में KdV, ये चीज बताया था मैंने आपको स्लाइड में, हाँ सर. याद है? बायो-सेवर्ट लॉ में आइडियल को जे वेक्टर JDS से रिप्लेस कर देना अगर सरफेस की बात है, वॉल्यूम की बात है तो KdV से रिप्लेस कर देना, ये चीज मैंने बताया होगा आपको। तो हाँ सर, जब आप डिस्कस कर रहे थे कि ये हाँ, के की वैल्यू पर मीटर क्यों लिखते हैं हाँ, बेसिकली. तो अगर मैं वेक्टर JDS को लिखूं, वेक्टर JDS दैट इज द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, तो वेक्टर J की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट वेक्टर AZ दिया है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने सर्कल किया है। वेक्टर J इज नथिंग बट आप चाहो तो चलो ठीक है, कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं J नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ K। डिफरेंशियल करंट एलिमेंट वेक्टर KDS इज नथिंग बट 10 वेक्टर AZ, ये तो वेक्टर K हो गया, और डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया मेरा dx dz। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, सो नाउ अब आपको कहां पर फाइंड आउट करना है, ओरिजिन पे फाइंड आउट करना है, ओरिजिन पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने की। क्लियर है? बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने करंट डिफरेंशियल करंट एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया है। नाउ व्हाट इज आवर टास्क, आवर टास्क अगर नेक्स्ट क्या होता है, आइडियल की जगह KDS यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा नेक्स्ट, बायो-सेवर्ट लॉ में नेक्स्ट थिंग क्या आती है आपकी? एनीवन? The perpendicular distance. that is the normal vector actually, आइडियल क्रॉस वेक्टर AR लिखते थे, याद है? AR क्या होता था, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? या यूं कहो कि उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिफरेंशियल करंट एलिमेंट से डिस्टेंस। तो इस डायग्राम में कैन आई से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन? एक बार मेरा यस सर. दिस वन, ठीक है। इसको मैं ओरिजिन लेता हूं और इस डिफरेंशियल एलिमेंट को लेटर सपोज मैं दिखा देता हूं किसी भी पॉइंट M से, सपोज मैंने शो कर दिया। तो अब मुझे यूनिट वेक्टर AR कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा O है और डिफरेंशियल करंट एलिमेंट मेरा M पे है। तो कैन आई से वेक्टर जो होगा वो M से O की तरफ होगा? हाँ सर. M के कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? एक जनरल X, एक जनरल Z, लेकिन Y कोऑर्डिनेट फिक्स है मेरा, Y इज इक्वल टू 4। क्लियर? यस सर. क्लियर है आप लोगों को बेटा, दोनों लोग को? Yes, sir. तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर AR, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर AR दैट इज नथिंग बट वेक्टर that is vector OM divided by mod of vector OM, that is nothing but 0 minus x unit vector AX plus 0 minus 4 unit vector AY plus 0 minus z unit vector AZ divided by under root x square plus y, x square plus 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस जेड स्क्वायर। कोई डाउट? नो डाउट सर. नहीं। इसका मतलब यूनिट वेक्टर AR इज नथिंग बट माइनस एक्स यूनिट वेक्टर AX माइनस 4 यूनिट वेक्टर AY माइनस z यूनिट वेक्टर AZ डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर. एंड व्हाट इज द R? R स्क्वायर इज नथिंग बट OM,
आर क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की करंट एलिमेंट से डिस्टेंस, तो आर इज नथिंग बट ओ एम, तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट ओ एम स्क्वायर, ठीक यस है, सर। एंड दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16। क्लियर? क्लियर सर। तो अब हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशियल करंट, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डीएच इज JDS। JDS मतलब 10 dx dz यूनिट वेक्टर क्या था? AZ यूनिट वेक्टर AZ क्रॉस प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर एरो मतलब माइनस एक्स यूनिट वेक्टर AX माइनस 4 यूनिट वेक्टर AY माइनस Z यूनिट वेक्टर AZ डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16। JDS क्रॉस यूनिट वेक्टर AR अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आईडीएल क्रॉस वेक्टर यूनिट वेक्टर ए आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो था बायो-सेवर्ट लॉ। यस सर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि ये आर स्क्वायर यही हुआ आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे। डी एच इज इक्वल टू 10 dx dz 10 dx dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं हम। हाँ सर। सभी को क्लियर है? यहाँ इस ये यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर अंडर यस रूट है, सर। तो टोटल पावर 3/2। ओके, यहाँ पर एक और टर्म है 4 पाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। एक बात बताओ, एजेड का ये जो एजेड है इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट AX के साथ करेंगे तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? Z क्रॉस X क्या होता है मेरा? AY होता है। यस सर। तो इसका मतलब माइनस एक्स यूनिट वेक्टर AY होगा, हाँ माइनस सर। एक्स यूनिट वेक्टर AY। आगे बढ़ते हैं, Z का Y के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस AY होता है, माइनस और ए वाई। सॉरी Z का माइनस Y ए। के साथ माइनस AX होगा, और माइनस पहले से है तो मतलब 4 यूनिट वेक्टर AX होगा, यस सर। और Z का Z के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। क्लियर? यस क्लियर सर। सर। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, प्लस 4 यूनिट वेक्टर AX। क्लियर? अब एक चीज और आपको ध्यान देना है। एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओरिजिन पे आएगी बिकॉज ऑफ दिस, आप एक काम करो, आप खाली दो शीट के अलॉन्ग दो आप करंट एलिमेंट ले लो जो मैं कलर कर रहा हूँ, सिमेट्रिक, जो जितना दूर पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है उतना ही दूर नेगेटिव एक्स में भी हो वाई एक्सिस से। अब इन दोनों करंट एलिमेंट, आप ऐसा मान लो कि आपके पास एक फाइनाइट करंट एलिमेंट है दो, जो मैंने ये पिंक कलर से अभी कलर किए हैं, दोनों वाई एक्सिस से सिमेट्रिकली अपोजिट साइड लोकेटेड है, आइडेंटिकल है। दोनों की वजह से आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के इमेजिन करो, दोनों वाई एक्सिस से सिमेट्रिकली दूर हैं, ठीक है, और दोनों की वजह से जो ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, क्या उनका वाई कंपोनेंट एक दूसरे को अपोज करेगा? इमेजिन करके देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ अपना। सर वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट सर। नो नो, मुझे फिर से एक बार डायग्राम बनाने दो। यहाँ चलो, ये है वाई, मैंने एक करंट एलिमेंट यहाँ पर एज्यूम किया है, दूसरा करंट एलिमेंट सिमेट्रिकली मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है, दोनों आइडेंटिकल है।
अब अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, पहला करंट एलिमेंट 1 एज्यूम करो, फिर उसके बाद 2, बिकॉज ऑफ 1 जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे और फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे इस ओरिजिन पे, तो आपकी फिंगर कहां पर जाएंगी ओरिजिन पे? सर एक्स एक्सिस के अलाउंग रोटेट करेगी ना सर फिंगर? नहीं, दैट रोटेशन विल बी अलोंग z एक्सिस। जेड एक्सिस सर ऊपर है कि? सर जो z, सर्कल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। या हाँ सर। दैट इज यूनिट वेक्टर az, ठीक है। तो मैं तो वही, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से क्या फील्ड जो इस पे देखोगे कुछ इस तरह से जाएगी? हाँ सर। यस सर। इसके दो कंपोनेंट हो गए, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब इसकी वजह से कहां पर फील्ड जाएगी? क्या वो फील्ड सिमेट्रिकली जस्ट अपोजिट ऐसे जाएगी? यस सर। सर उस साइड क्यों जाएगी सर? ये जो अपन का से करोगे तो माइनस फील्ड एक्स। फील्ड अंदर की तरफ आएगी, और जब 2 से करोगे तो फील्ड उसके जस्ट अपोजिट जाने की कोशिश करेगी। हाँ सर। तो अगर इसके कंपोनेंट लोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक y के अपोजिट जाएगा। सर वाई का नहीं कटेगा सर, मेरे हिसाब से एक्स का कटेगा। x का नहीं कटेगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने में, सर जैसे सर आप एक एक, स्टेट वाई, सर जैसे अच्छा एक आप एक स्टेट काम वाई। करो, छोड़ दो इसको, आप एक काम करो, मैं आपको बताऊंगा, आप पूरा कैलकुलेट करना। यस आप, सर। अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो पाता ना, अगर इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कट करेंगे, एक्चुअली ये होगा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको इमेजिनेशन नहीं हो पाता तो आप पूरा कैलकुलेट करो, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि वाई कंपोनेंट नलीफाई हो जा रहा है। सर जैसे आपने जो फर्स्ट कंपोनेंट के बेसिस पे आपने बताया वो मेरे को समझ में आया, वो भी समझ में आया सर। हाँ। जो वाई पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स ए एक्स कैप से बीच में बन रहा है ना हाँ, सर? ऐसे ही मैं बोल रहे फिर हैं ना से आप? आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आप पहले वायर 1 को देखो, वायर 1 को देखोगे, वायर 1 की वजह से इमेजिन करो, ओरिजिन पे देखोगे तो क्या फील्ड है कुछ तरह, सॉरी एक मिनट, कुछ इस तरह से नहीं बनेगी डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में? यस सर, एग्री करता हूँ। करते हो, ठीक यस है। सर। और अगर मैं वायर 2 को देखूं, वायर 2 से उस पॉइंट पे देखूं, तो क्या वो फील्ड कुछ इस तरह से नहीं जाने की कोशिश करेगी? वाई टू। हाँ सर, अरे यार। हम्म, यस वो सर, हाँ सर। भागी। तो अगर उसके कंपोनेंट में लूं तो क्या एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं डायग्राम उतना यस सर। प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बार इमेजिन करके सोचना। अरे सर मैंने वो डायरेक्शन उल्टा ले लिया था करंट का। अच्छा, करंट का डायरेक्शन में भी, हाँ सर, तो वो क्या वाई मुझे। कंपोनेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? यस सर, यस सर। यस ओके, सर। क्लियर। तो इसका मतलब मैं अगर इस y कंपोनेंट को अभी ओमिट कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन 50% कम हो जाएगा। हाँ सर। अगर नहीं ओमिट करता हूं तो मुझे कैलकुलेट करूंगा, रिजल्ट बाद में उस y कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन 0 निकल के ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यस सर। हर एक के करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड में एक काउंटर रहेगा, तो इफेक्ट तो 0 आना ही आना है, बट दैट्स फाइन। अगर इमेजिनेशन हो जाता है देन इट्स ओके, अगर इमेजिनेशन नहीं हो पाता है देन नो नीड टू वरी, आप चल सकते हो। मैं आपको चैट बॉक्स में पासवर्ड दे देता हूँ, आप मार्क कर लो, जिससे मैं आगे सोल्यूशन बता पाऊँ आपको। इस मार्क योर अटेंडेंस, मैंने 4:10 तक का टाइम दे रखा है मूडल पे। पासवर्ड मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। ओके, सो अल्टीमेटली कहने का मतलब जो मेरा नेट रिजल्ट आना है, दैट इज TH is equal to tan dx dz upon 4 pi x square plus z square plus 16 to the power 3 by 2 4ax into 4ax। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके,
तो टोटल अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं तो टोटल फील्ड इज नथिंग बट डबल इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रेशन आपका टी जेड के रिस्पेक्ट में करूं और के जेड माइनस के से के तक वैरी होगा। दूसरा इंटीग्रेशन मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा एंड दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज 10 dx अपॉन पाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 to the power 3/2 and that is nothing but yeah, that's fine. Yeah, unit vector ax. क्या आप लोग ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे? कैन आई एक्सपेक्ट? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। ओके, मैं एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो z स्क्वायर प्लस 16 को सम कांस्टेंट a एज्यूम कर सकते हो। हाँ यस सर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो बेटर है अगर मैं x इज इक्वल टू a tan थीटा ले लूं। हाँ सर। क्लियर? यस सर। एक्चुअली दोनों इंटीग्रेशन में आपको इसकी हेल्प पड़ेगी। सो इन द नेक्स्ट टर्न यू नीड टू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। इस कुछ tan इनवर्स का फंक्शन, tan का नॉट tan इनवर्स, tan का फंक्शन आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसका रिजल्ट बताना एंड देन आई विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 3। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके सर एक मिनट, असाइनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए। हाँ बोलो, मैं रुको शेयरिंग अपना ऑफ कर दूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर उसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B और R के बीच में बनाना है। सर तो उसमें जैसे B इजिकल्स टू म्यू नॉट NI होता है नॉर्मल सोलेनॉइड या टोरॉइड में, पर उसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? नहीं, और जो आप म्यू नॉट NI बोल रहे हो ना, वो बेसिकली बेटा इनर मोस्ट पॉइंट के लिए होता है, वो अप्रॉक्सीमेशन होता है। सर अगर आप लोग को प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही हो तो मैं उसका सोल्यूशन बना के आप लोग को शेयर कर दूँ। सर एम्पीरियन लूप लेके कर सकते हैं, एम्पीरियन थ्योरम से। उससे आप कर सकते हो, लेकिन अगर अभी आप लोग को दिक्कत हो रही हो ऐसा, तो मैं उसका सोल्यूशन शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर आपके सीनियर्स को भी दिया था, तो उनको भी डिफिकल्टी आई थी, तो मुझे सोल्यूशन शेयर करना पड़ा था। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है सर, या तो आप मतलब थोड़ी सी हिंट दे दीजिए। ओके, तो आप एक काम करो, मुझे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते समय आप बता सकते हो, रिमाइंड करा देना। क्लास की स्टार्टिंग में मैं डिस्कस ही कर लूंगा वो प्रॉब्लम ही पूरा। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास सर मैंने असाइनमेंट में सर पहला जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी थी, तो सर मैंने वो मीन रेडियस निकाल के कर दिया था, और बेसिकली फिर प्रॉब्लम मीन रेडियस में भी अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, मीन रेडियस वो भी ठीक है। और सर उसके बाद सर मैंने एम्पीरियंस लूप लगा के, और उसकी जो बीच में, क्योंकि अंदर भी नहीं एग्जिस्ट करेगी और बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड अगर एम्पीरियंस लूप लगाएं, तो केवल बीच का कर्व आता है, बेसिकली कर्व नेचर टाइप का, एक में ए पे रहेगा मैक्सिमम। एक अप्रोक्सीमेशन ऐसा भी चलता है कि आप मीन रेडियस कैलकुलेट कर लो, दैट मींस आल्सो फाइन। तो आप एक काम करना बेटा अमृता, आप नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा ना, यूनिट स्टार्ट होने से पहले, मतलब क्लास की स्टार्टिंग में आप मुझे रिमाइंड करा देना कि ये प्रॉब्लम डिस्कस करना है, सो आई विल डिस्कस इट, देन आई विल स्टार्ट द यूनिट 3। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।